हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आत्मनिर्भर संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। और राजस्थान पुलिस में तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो अनुसूचियों से आता है दोस्तों। एक संविधान की जो स्रोत है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। और एक मैं बता दूं कि एक आर्टिकल में एक या दो क्वेश्चन आर्टिकल से बनते हैं, अनुच्छेद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, इनसे जो संबंधित जो आर्टिकल है, एक हमारे पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका, राजभाषा, इनके एक निर्वाचन आयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक क्लास में इनके लेकर रहूँगा। और जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, इनके जो आर्टिकल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, एक अनुसूचियों से हो जाएगा, एक संविधान के स्रोत हो जाएंगे। और एक जो संविधान का जो इतिहास है, यानी कि संविधान की सबसे पहले मांग किसने की, ये जो संविधान का जो, और संविधान सभा में पहले कितने सदस्य थे, कितनों ने हस्ताक्षर किए, कांग्रेस के कितने थे, और पहले संविधान सभा के चुनाव में महिला सदस्य कितनी थी। जो ये बेसिक जो थोड़ा सा जो नॉर्मल सा जो सामान्य ज्ञान है, एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और 4 या 5 क्वेश्चन संविधान से बनते हैं, एक दो आप करंट का मान लो। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, आज हमारे जो अनिश सर हैं वो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आ रहे हैं। उसमें आपको पढ़ाएंगे मेमोरी, हार्डवेयर का भाग है मेमोरी। तो मेमोरी में वो आपको बताएंगे कि रैम, रोम, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, रैम रोम किसके पार्ट है, अस्थायी मेमोरी क्या है, स्थायी मेमोरी क्या है, यानी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी। और फिर वो आपके लिए कुछ फुल फॉर्म लेकर आएंगे दोस्तों, जो मेमोरी पढ़ाने के बाद यहाँ से कौन कौन सी फुल फॉर्म बन सकती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। तो उनकी भी चर्चा करेंगे। और मैं अगर बताऊँ आपको, तो आज या कल में मैं आपके लिए एक मिक्सर क्लास लेकर आ सकता हूँ। तो उसका भी आप अच्छे से गहन अध्ययन करना दोस्तों। उससे क्या होता है कि हमारी जो मानसिक जो शक्ति है सोचने और समझने की, उन क्वेश्चनों से वो डेवलप होगी दोस्तों। एक तो अब हम बिना टाइम खराब किए हुए अब हम अनुसूचियों की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, प्रस्तावना अगर जिस बंदे को अगर याद होगी तो उसके लिए जो भारतीय जो संविधान है वो आसानी से समझ में आ सकता है दोस्तों। और प्रस्तावना को तो मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि प्रस्तावना का तो हमारे जो स्कूलें हैं इनमें भी पाठ पढ़वाया जाएगा प्रस्तावना का। तो जैसे हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसे हमारे जिनका गायन करवाया जाता है विद्यालय में, उसी प्रकार प्रस्तावना का भी अब गायन करवाया जाएगा। सबसे पहले जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे विधानसभा में, वो लेकर आए थे महाराष्ट्र सरकार। तो अगर आपको पूछ ले कि प्रस्तावना का पाठ पढ़ने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित किया है वो किस राज्य सरकार ने किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने। अगर प्रस्तावना की अगर बात ही आ गई तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना, ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रस्तावना, हम भारत के लोग हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और राष्ट्र की एकता व अखंडता व बंधुता को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित 26 जनवरी 1949 मार्गशीर्ष मिति संवत विक्रमी संवत 2006 में भारतीय संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मप्रति किया गया दोस्तों। ये तो हमारी जो प्रस्तावना का भाग है। इसमें लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, संप्रभु राष्ट्र किसे कहा जाता है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय क्या होता है,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता दी गई है दोस्तों इसमें। और राष्ट्र की एकता व अखंडता व व्यक्ति की गरिमापूर्ण बंधुता को देखते हुए भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना को लागू किया गया है। और प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो अमेरिका से ली गई है दोस्तों, और जो प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कुछ लोग प्रस्तावना की आलोचना भी करते हैं कि प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान का भाग है क्या? हाँ, भाग तो है, संविधान का भाग है, लेकिन ये आर्टिकल अनुच्छेदों की भांति कार्य नहीं करता है। ये संसद को शक्ति प्रदान नहीं करता है दोस्तों, नहीं ये कानून बनाने की शक्ति बनाता है। ये एक हमारा परिसंघीय ढांचा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। हम अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसके जो बुनियादी जो ढांचा है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संशोधन तो किया जा सकता है, ये बात है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अनुसूचियों की। पहली अनुसूची देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 14 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। तो मैं आपको भाग भी बताऊंगा, 22 भाग, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आज तो हम अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली अनुसूची लिखो आप। पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची देखिए दोस्तों, पहली अनुसूची में लिखा हुआ है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो राज्य व उसका संघ क्षेत्र, राज्य व संघ। राज्य व संघ के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, यानी कि हमारे 28 तो राज्य हैं वर्तमान में और 8 जो हमारे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, इनके नाम लिखे हुए पहली अनुसूची में, यानी कि संघ व राज्य क्षेत्र। पहले 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी हमारे, फिर हमारे 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर 9 हो गई। फिर एक प्रस्ताव पारित किया, दादर नागर व दमन दीव को कंबाइंड यानी कि मर्ज कर दिया, उनको एक कर दिया, इसलिए अभी वर्तमान में 8 है। दूसरी अनुसूची देखिए दोस्तों, दूसरी जो अनुसूची है, जो हमारे भारतीय संविधान में 28 राज्य हैं, संघ और राज्य क्षेत्र का एक भारतीय एक संविधान, जो भारतीय जो देश है बहुत बड़ा देश है, तो इसके चलाने के लिए हमारे को मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां तो करनी पड़ेंगी। तो नियुक्तियां तो करने के लिए भाई साहब कहते हैं कि यार आप मेरे को यहाँ पर नियुक्त कर रहे हो तो मैं ऐसे कैसे काम कर लूँगा, यहाँ पर मुझे पहले वेतन दो और फिर बाद में शपथ दिलाओ। तो दूसरी अनुसूची में आएगा हमारा वेतन, और फिर बाद में वो शपथ लेंगे तीसरी अनुसूची में, और फिर वो अपना काम करेंगे। तो दूसरी अनुसूची में आ जाएगा हमारा वेतन। जो वेतन मिलता है वो संचित निधि पर भारतीय वेतन मिलता है। जो दूसरी संचित निधि पर भारित वेतन, ठीक है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में आ जाएगा हमारा वेतन। तो थोड़ी सी दूसरी अनुसूची के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ, जिससे कि क्या है कि आपका और दूसरी अनुसूची में है हमारा भारित वेतन, ठीक है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में हमारा वेतन है, संचित निधि पर भारित वेतन है, ठीक है दोस्तों। एक तरफ तो हमारे केंद्र एक तरफ तो लिखो आप केंद्र, एक तरफ लिखो आप राज्य। देखिए दोस्तों, केंद्र की जो संचित निधि होती है वो अलग होती है और राज्यों की संचित निधि अलग होती है। हमारे केंद्र में होता है हमारे राष्ट्रपति। केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो संचित निधि के आधार पर मिलता है। इधर हमारे राज्य में होता है राज्यपाल। राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि के आधार पर मिलता है।
फिर अगर हम इधर बात करें तो इधर होता है हमारा जो उच्च सदन, राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा में अगर हम बात करें तो सभापति और उपसभापति हुआ करते हैं। सभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति। इसी प्रकार हमारे राज्य में होता है हमारे विधान परिषद, राज्यसभा की जैसे ही विधान परिषद। विधान परिषद में भी हमारे सभापति व उपसभापति हुआ करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य में हमारे विधान परिषद नहीं है। हमारे राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है दोस्तों। राज्यसभा हो गई। इसी प्रकार एक होता है हमारी लोकसभा। लोकसभा, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनको भी केंद्र की संसद निधि से भारतीय वेतन मिलता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी प्रकार हमारे राज्य में होता है कि विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा का भी हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उनको राज्य की संसद निधि से वेतन मिलता है दोस्तों। यहां तक क्लियर? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये हमारे तीनों संसद के अंग हो गए हैं दोस्तों। और इधर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा ये हमारे विधान मंडल के अंग हो गए दोस्तों। राज्य में विधान मंडल और केंद्र में संसद। इनको जो वेतन मिलता है वो दूसरी अनुसूची के तहत संचित निधि पर भारतीय वेतन मिलता है। और इसी अनुसूची के तहत में अगर आपको बताऊं, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको भी केंद्र की संचित निधि से भारतीय वेतन मिलता है। इधर हमारे राज्य में हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको राज्य की संचित निधि से भारतीय वेतन मिलता है दोस्तों। और यहाँ आप नोट में लिखो, जो ये राज्य के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको जो वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलता है दोस्तों, लेकिन इनको जो पेंशन मिलती है वो केंद्र की संचित निधि के रूप में मिलती है। तो आप नोट में लिख सकते हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से मिलती है, जबकि वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है दोस्तों। यहां तक क्लियर? अब और मैं अलग से आपको, चलो हाँ ठीक है, अब तीसरी अनुसूची में लिखो आप शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है देखो, पहले में संघ व राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरी में वेतन हो गया, तीसरी में क्या है? शपथ। तीसरी अनुसूची में हो जाएगी हमारी शपथ। ओके दोस्तों, शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। जैसे हमारे केंद्र है, एक तरफ तो केंद्र लिख लो और एक तरफ आप राज्य लिख लो। केंद्र में जो हमारे एमपी जो उम्मीदवार होते हैं, एमपी जो उम्मीदवार होते हैं यानी कि सांसद, और इधर हमारे जो एमएलए जो उम्मीदवार होते हैं, इनको मंत्री बनाया जाता है दोस्तों। जो शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची में है, इनको मंत्री, केंद्र में जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है, और इधर हमारे राज्य मंत्रियों के रूप में इनको शपथ दिलाई जाती है, जो एमएलए होते हैं ना, इनमें से। ठीक है दोस्तों। और अगर आप अलग से अगर मैं बात करूं तो इधर मैं और लिख सकता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है, इधर जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है। और आप अलग से लिख सकते हो राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है दोस्तों, आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, और 61 में महाभियोग है, वो तो अलग बात हो गई। अगर हम शपथ की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में है। उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, आप उपराष्ट्रपति की भी लिखो, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है,
और राज्यपाल को शपथ जो दिलाई जाती है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है दोस्तों 159 यानी कि आर्टिकल 159। राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति को 69, राज्यपाल को 159 यानी कि 159 के तहत शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। इन तीनों अनुच्छेदों को रट जाना दोस्तों, एग्जाम में छपने वाले हैं ये क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज आप नोट में लिख सकते हो, जो हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है दोस्तों। जो यहाँ से जो मंत्री बनते हैं उनको यहाँ एक ही बार शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के अध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है। इसी प्रकार हमारे राज्य में भी जो विधान परिषद के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको कोई अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो क्लियर है। पहले अनुसूची में संघ व राज्य सेक्टर, दूसरी में हमने पढ़ा था वेतन, तीसरी में हम पढ़ ली शपथ। अब चौथी अनुसूची में लिखो आप राज्यसभा, राज्यों की सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में क्या है? सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में लिखो आप, चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ये नहीं कि चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जैसे हमारे जो राजस्थान राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। और किस राज्य में कितनी कितनी सीटें होनी चाहिए यह लिखा हुआ है हमारे चौथी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, अब पांचवी अनुसूची में लिखो आप, जो हमारी जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति जो सेक्टर है, SC ST वाला जो सेक्टर है, उनके प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जाति व जनजाति सेक्टर, जो पिछड़ा जो वर्ग है, उनके प्रशासन व नियंत्रण के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ये है हमारे पांचवी अनुसूची में, ये लिखा हुआ है। और छठी अनुसूची में भी सेम यही बात लिखी हुई है कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति वाला जो सेक्टर है, जो बाहुल्य जो सेक्टर है, पिछड़ा जो वर्ग है, उनके प्रशासन के लिए कुछ विशेष उपाय किए गए, कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान है। वो सारी बातें लिखी गई छठी अनुसूची में। लेकिन छठी अनुसूची में 4 राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं छठी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में भी वही अनुसूचित जाति और जनजाति वाला है, छठी अनुसूची में भी वही अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन छठवीं अनुसूची में 4 राज्य सम्मिलित हैं, उनके लिए अलग से कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। छठवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये जो 4 राज्य हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। आप ऐसे पढ़ना ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है। आप कंफ्यूजन होते हो मणिपुर के अंदर, मणिपुर नहीं आता है इसमें, छठवीं अनुसूची में मणिपुर नहीं आता है दोस्तों। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, सातवीं अनुसूची में लिखो आप, सातवीं अनुसूची में लिखो, सातवीं अनुसूची। और ये अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सातवीं जो अनुसूची है, इसमें संघ व राज्य की सीटों का बंटवारा किया गया है दोस्तों। संघ व राज्य की सीटों का बंटवारा, संघ व जो राज्य की जो सूची है उनका बंटवारा किया गया है। संघ व राज्य की सूचियों का बंटवारा, संघ व राज्य की सूचियों का बंटवारा। देखिए दोस्तों, एक तो हमारे संघ सूची होती है, एक हमारे संघ सूची, एक होती है हमारी राज्य सूची और एक होती है हमारी समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों,
समवर्ती सूची। संघ सूची, जो संघ सूची के जो हमारे जो संघ सूची के जो विषय हैं उन पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। जो राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर जो कानून बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। और जो समवर्ती जो सूची के जो विषय हैं, समवर्ती जो सूची के जो विषय हैं समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है दोस्तों। केंद्र व राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है। तो संघ सूची के प्रारंभ में 97 विषय थे दोस्तों। संघ सूची के प्रारंभ में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। कितने हैं दोस्तों? और 100। और केंद्र सरकार इन पर नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची के प्रारंभ में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। ऐसा क्या हो गया दोस्तों? क्योंकि जो 5 विषय हैं वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिए गए हैं दोस्तों। तो राज्य सूची में पहले 48 थे और 5 यहाँ से हटाकर यहाँ ऐड कर दिए, तो यहाँ हो गए हमारे 47 विषय थे दोस्तों। यहाँ हो गए हमारे 52। राज्य सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, तो राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए, तो यहाँ हमारे 52 विषय हो गए हैं दोस्तों। अब देखना कि राज्य सूची से जो 5 विषय हैं वो हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। और ये जो विषय हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। 5 विषयों को मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों। ये जो 5 विषय हैं वो लिखो। 7वीं अनुसूची लिख लेना। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इनमें कितने कितने विषय हैं, वर्तमान में कितने, और बाद में नोट में लिखो। 7वीं अनुसूची में नोट में लिखो, नोट में लिखो आप 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे मैं बात करूं, पहला वन्य जीव, वन्य जीव, नापतोल इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। ये जो 5 विषय हैं ये पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। इनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती थी, लेकिन अब इनको समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। इसका मतलब इनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगर आपको पूछ ले कि शिक्षा राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय, तो आपको बताना है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। और जो 5 विषय हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन 5 विषयों को जोड़ा गया है। यहाँ से कुछ न कैसे घुमा के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगर अनुसूचियों में अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर एग्जामिनर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाने की सोचेगा तो वो यहीं से बनेगा दोस्तों। अब 8वीं अनुसूची में लिखो आप, 8वीं अनुसूची में लिखो आप 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारे भाषा क्या है, लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में पहले हमारे जो भारतीय जो मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारे 14 लैंग्वेज थी, यानी कि 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। मूल संविधान में 14 भाषा थी दोस्तों। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। तो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? अब ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, हमारे को संविधान में कुछ ना कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा। तो हमने एक संशोधन किया, 21वां संविधान संशोधन।
21वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक संविधान करके हमारे जो भारतीय संविधान में एक भाषा जोड़ी गई थी, उसका नाम है सिंधी भाषा। जो 15वीं जो भाषा थी वो थी सिंधी। अभी हमारे जो वर्तमान में जो संविधान में जो भाषाओं का जो उल्लेख है 22 भाषाएं हैं दोस्तों। कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22। अब 22 कैसे हुई उनके बारे में हम बात करते हैं। 15वीं हो गई हमारी सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर बाद में एक संविधान संशोधन और किया गया था, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों। और आप इनका क्रम भी याद रखना, 15वीं है, 16वीं कौन सी है, 17वीं कौन सी है, 18वीं कौन सी जुड़ी, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। इनका ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। 15वीं सिंधी हो गई, अब 16वीं, 17वीं और 18वीं। यहां पर आ गई हमारी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये देखिए दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ये 3 लैंग्वेज और जोड़ी गई थी, तो 15 और 3 18 हो गई दोस्तों। और फिर एक संशोधन और हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003। कब हुआ था दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन 3, उसमें 4 भाषा और जोड़ी गई थी। बाड़ो, मैथिली, डोगरी और संथाली। देखिए दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो 8वीं अनुसूची में इन 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था। 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं और 22वीं। बाड़ो, मैथिली, डोगरी और संथाली। जो हमारी जो डोगरी है वो जम्मू कश्मीर की है, संथाली जो हमारी जो लैंग्वेज है वो झारखंड की है। और हाँ दोस्तों, यहाँ से करंट का क्वेश्चन भी बन गया अभी वर्तमान में। जो उर्दू जो भाषा है उसको जो जम्मू कश्मीर की जो वहाँ का जो कार्य है, जो प्रशासन के लिए एक वहाँ पर एक उर्दू भाषा को और सम्मिलित कर लिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। 5 भाषाएं हैं अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, उर्दू, ऐसा करके जो 5 जो लैंग्वेज है अभी हमारे जो जम्मू कश्मीर की 5 भाषाएं हैं वहाँ पर। तो ये तो हो गई हमारी 22 भाषाएं और ये इनका क्रम भी हो गया दोस्तों। और हाँ, एक नोट में लिखो कि जो हिंदी है इन 22 भाषाओं के अंदर हिंदी भी सम्मिलित है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी को इन 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त नहीं है, हिंदी को है। अब आप 9वीं अनुसूची में लिखो, 9वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 9वीं अनुसूची में लिखो आप भूमि सुधार यानी जमींदार उन्मूलन व्यवस्था। 8 तो पहले थी, 8 अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में। अब 9वीं अनुसूची बना रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे को संविधान संशोधन करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उसमें भूमि सुधारों के बारे में बात की गई थी दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची में लिखो आप भूमि सुधार। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और उसके तहत ये जोड़ी गई थी दोस्तों। ठीक है, भूमि सुधार लिख लो आप इसमें, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची है, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में है हमारे दल बदल। 10वीं जो अनुसूची है इसमें है हमारे दल बदल। दल बदल के जो कानून जो प्रावधान है वो हमारे 10वीं अनुसूची में दोस्तों। और ये जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है और इसमें दल बदल के प्रावधान है। दल बदल होता क्या है दोस्तों?
जो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल का जो कानून है, इसमें एक संशोधन किया गया है। 91वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे 2003 में, और इसमें संशोधन करके ये कहा गया कि कोई भी सांसद, जो भी सांसद सदस्य हैं, वो अगर अपना दल बदलते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं, तो उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार हमारे जो केंद्र राज्य में जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी अगर अपना दल अदल बदल करते हैं, तो उनकी संसद की वो जो उनकी जो सदस्यता है, विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्यों की जो सदस्यता है, उनकी भी समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब जो केंद्र में जो नियम लागू है, वो भी राज्य में है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी आपने महाराष्ट्र वाली एक घटना थी, और अभी एक हमारे वर्तमान में जो हमारे राजस्थान में भी सचिन पायलट वाला वो चल रहा था मुद्दा। अगर ऐसे अगर कोई दल बदल चेंज करता है, तो उसकी जो सदस्यता होती है, वो सदस्यता समाप्त कर दी जाती है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर जो बंदा जो संसद का मान लो कोई सदस्य है, वो अगर कोई दल बदल चेंज करता है, तो अगर उसके साथ 2/3 सदस्य उसके साथ में हैं, तो वो चेंज कर सकता है, तब उसकी संसद की सदस्यता समाप्त नहीं होगी दोस्तों। और एक हमारे इन सदस्यों के ऊपर एक होता है व्हीप, यानी कि सचेतक। जब इनको शपथ दिलाई जाती है, तब तो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो इनको शपथ दिलाते हैं। और एक होता है हमारे व्हीप, यानी कि सचेतक। अगर उसकी बातों का अगर ये जो सांसद के सदस्य हैं, अगर ये उल्लंघन करते हैं, तो भी इनकी संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यानी कि अगर संसद के जो सदस्य हैं, उनको अगर 15 दिन में अगर सम्मान नहीं करे, तो इनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है। और अगर मैं आपको और बता दूं कि जो निर्दलीय दल के जो सदस्य हैं, वो किसी भी दल की सदस्यता नहीं ले सकते हैं, वो केवल उनका समर्थन दे सकते हैं। वो केवल उनका समर्थन दे सकते हैं, लेकिन वो किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते हैं, जो निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं वो। और जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, वो 6 माह के भीतर, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर वो किसी भी दल की सदस्यता ले सकते हैं। तो ये था हमारा दल बदल कानून। और मैं तो ये कहूँ कि और भी दल बदल कानून को थोड़ा सा और हार्ड करना चाहिए, कि आजकल क्या है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं कि मैं इस पार्टी चेंज करूंगा, ये करूंगा, तो ये भारतीय संविधान का ये बहिष्कार हो रहा है दोस्तों। तो ये जो दल बदल वाला जो कानून है, थोड़ा सा और हार्ड होना चाहिए, और उसमें कुछ न कुछ जो हमारे जो संविधान में जो भी हमारे जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनको कोई ना कोई एक नीति लेकर आनी चाहिए इसके ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा दल बदल। और जो 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में है हमारे दोस्तों पंचायती राज। क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था। और जो 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों, ये हमारे 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, और उसके तहत ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, उसके तहत हमारी ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है। और पंचायती राज के दोस्तों 29 विषय हैं, ये भी आप ध्यान रखना। पंचायती राज के कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। उनमें से राजस्थान को जो अवेलेबल करा दिए गए हैं, वो 22 विषय। 22 विषयों पर जो पंचायती राज है वो कार्य करवा सकती है। जो सरपंच होता है वो 22 विषयों पर काम करवा सकता है। जैसे रोड है, बहुत सारे काम है, पेड़ पौधे लगवाना, पानी की जो नलकूप है, कुएं खुदाना, ऐसे करके मतलब कुल तो 29 विषय हैं। लेकिन जो सरपंच को जो प्रावधान दिया गया है वो 22 विषयों का प्रावधान है। यानी पंचायती राज जो ढांचा है वो 22 विषयों पर काम करवा सकता है। ठीक है दोस्तों। 12वीं अनुसूची में हमारे जो नगर निगम, नगर परिषद, इनका जो ढांचा है वो 12वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। और जो 12वीं जो अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन भी
1993 में हुआ था, और 74वां संविधान संशोधन भी 1993 के अंदर ही हुआ था। आप कंफ्यूजन होंगे कि यार 73वां संविधान संशोधन 1993 में हो गया, तो 74वां संविधान संशोधन फिर 1993 में। एक साल में 2, 3, 5, 10 कितने भी तो संशोधन हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन भी 1993 में हुआ था, और 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में हुआ था। 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, और इसमें नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषद का उल्लेख मिलता है। और जो नगर निगम के जो विषय है वो 18 विषय हैं दोस्तों। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, और पंचायती राज के 29 विषय हैं। ओके, तो ये आज हो गई हमारी 12 अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के साथ साथ में मुझे लगता है आपको यहाँ से बहुत सारी और भी जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय आत्मनिर्भर।